हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सीए चिन्मय पाठक एंड अभी हम शुरू करने वाले हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 फॉर द सीए फाउंडेशन जून एज वेल एज दिसंबर 2024 अटेम्प्ट। यहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव नोट्स है जो मैंने खुद ने बनाए हैं। Along with that, we are covering the entire chapter. You can go and compare the entire notes and the lecture with the ICI module. The best thing about this lecture will be ये बहुत short होने वाला है, बहुत कम टाइम में होने वाला है, but it will be a comprehensive lecture 100%। जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए तो ये एक आशीर्वाद की तरह है। So without any TP, let's move into the lecture, sir. The first thing you can see here is the name itself, the Negotiable Instruments Act 1881. Sir, what does the Negotiable Instrument 1881 actually means? What does it actually means? तो कैसे होता था इन द पास्ट? एक छोटी सी हिस्ट्री में हम चले जाते हैं। When Britishers came to India, when Britishers came to India, the first thing they were came, वो यहाँ पे इसलिए आए थे ताकि वो यहाँ पे क्या कर सके, ट्रेड। ये अलग बात है सर कि यहाँ पे आके उन्होंने कब्जा कर लिया भारत पे, बट दे केम फॉर ट्रेड। ट्रेड यानी दे बेसिकली केम फॉर बिजनेस। सर ड्यूरिंग द बिजनेस द बिगेस्ट थिंग दैट दे वांटेड टू हैव वाज क्रेडिट। सर क्रेडिट, अरे उधारी। मान लीजिए आप लोगों ने सारा बिजनेस कैश पे करना शुरू कर दिया ना, यू विल गेट लॉस्ट सर, लॉस्ट हो जाओगे, बिजनेस बढ़ेगा नहीं। आपको उधारी, आपको साइड, आपको क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी। तो सर ये क्रेडिट जो होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि इसको एविडेंस कौन करेगा। मान लीजिए कि मिस्टर ए सोल्ड गुड्स, ओके, ऑन क्रेडिट, उधारी पे दे दिया, ऑन उधारी पे दे दिया बी को। अब मान लीजिए बी ने बोला मैं 1 मंथ बाद दूंगा। अब ये दे नहीं रहा है ए को दे नहीं रहा है। ए बोल रहा है भाई मैंने देखो गुड्स बेचे थे, मेरे को पैसे दे। बी बोलता है कब बेचे थे, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो देयर वाज नो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ, देयर वाज नो डॉक्यूमेंटेशन एज अ प्रूफ फॉर दिस क्रेडिट का ट्रांजैक्शन। कोई नहीं बता सकता था कि क्रेडिट एक्चुअली हुआ है कि नहीं। एंड दैट्स व्हाई वापस सबसे सबसे डिफिकल्ट चीज क्या थी पता है? द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वाज दैट व्हाट कैन मिस्टर ए डू नाउ। मिस्टर ए क्या करेगा? चलो मान भी लो कि मिस्टर बी को इसने बिल दिया था, इनवॉइस दिया था, तो ये बोलेगा सर दिस इज योर इनवॉइस। तो इसके ऊपर से तो आपको समझ जा रहा है कि मैंने आपको क्रेडिट दिया था, आपको गुड्स दिए थे। लेकिन करेगा क्या ए? कहां पे जाएगा, किसको बताएगा? पुलिस को बताएगा। पुलिस को बताएगा, पुलिस बोलेगी ना ये मर्डर है सर, ना ये रेप है, ना ये एक्सटॉर्शन है, ना ये चोरी है, चकारी है, कुछ भी नहीं है सर। तो आप करोगे क्या? तो दैट्स व्हाई ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, इनको ट्रेड की सबसे ज्यादा, ट्रेड के लिए आए थे, इनको क्रेडिट की सबसे ज्यादा जरूरत थी सर। एंड क्रेडिट में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी डॉक्यूमेंटेशन और उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट पेनल्टीज। अगर पनिशमेंट पेनल्टीज नहीं होगी तो कोई भी उधारी लेके बाद में पागल बना देगा आपको। इसीलिए लाया गया ये एक एक्ट लाया गया जिसको कहा गया द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। एंड क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का था इसलिए ये एज है 1881, द ईयर इज 1881। सर ये ईयर रेलेवेंट है फॉर राइटिंग एग्जाम? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। सर ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है? जब कोई ए बंदा, मिस्टर ए, जब बी को गुड्स सेल करेगा, मान लीजिए ₹1000 की, ओके, तो बी बोलेगा सर मुझे ना 3 महीने का क्रेडिट चाहिए, आई वांट 3 मंथ्स क्रेडिट। तो व्हाट ए विल डू, यू नो, ए विल क्या करेगा पता है? ए एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, ओके। सर ऐसे बना देगा? नहीं, रुक सुनिए, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, इस डॉक्यूमेंट पे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप होगा। सर स्टैंप, अरे भारत की राज मुद्रा वगैरह सब लगा होगा, एक स्टैंप होगा और इसमें लिखेगा ओ भाई बी, ओए बी, ओए ओए देखो बेचा था ना 1000 का, 3 महीने के बाद, मान लीजिए 3 फरवरी 2024 को मुझे ये पैसे तू दे देना। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना सर, इस ये एक डॉक्यूमेंट एक पेपर पे लिखा है और गवर्नमेंट का उस पे कोई स्टैंप है, ओके। तो वी हैव मेड समथिंग लीगल, तो इसको हम बोलते हैं सर इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं सर? इंस्ट्रूमेंट। सर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला नहीं रे बच्चा, लॉ की लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट। अब क्या होता है, मान लीजिए आप बी को इसको पैसे देने, देखो ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है सर, इफ यू कुड सी, बी को पैसे देने हैं ए को, राइट। तो ए के लिए रिसीवेबल है मनी, ए के लिए मनी रिसीवेबल है, वही बी के लिए मनी पेएबल है। अब क्या हो रहा है पैरेलली देखना, एक सी बंदा बैठा है, इस सी बंदे को ए को बी को, इस सी बंदे को ए को पे, बी को पे करने हैं ₹1000, इसको पे करने सी को। तो अगर देखा जाए, आप देखोगे तो बी को पैसे देने हैं ए को और सी को पैसे देने बी को। तो बी क्या करता है पता है? बी सिंपली सी को बोलेगा ए ओए सी गिव द मनी टू ए, गिव द मनी टू ए। तो जब हम ऐसा कुछ कर दें ना, इसका उसको उसका उसको, तो उसे कहा जाता है निगोशिएशन। सर लेकिन निगोशिएशन यानी तो हमारी मम्मी करती है बाजार में जाके सब्जियों के साथ, अरे वो वाला अलग निगोशिएशन। जो लॉ की लैंग्वेज में निगोशिएशन यानी कोई चीज किसी को ट्रांसफर करना। तो इस केस में, हमारे केस में, हमारे चैप्टर में सर, हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट है, हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट है अभी ए के पास। ए के पास है, क्यों है सर? कि ताकि ये एक एविडेंस है कि ए को बी से ₹1000 रिसीवेबल है, ये एक एविडेंस है। अभी आगे मान लीजिए ए को किसी बंदे को, जैसे कि मिस्टर जेड को पे करना है ₹1000,
ए को जेड को पे करना है 1000 रुपीज, तो ये क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट जो है ना भाई, इस डॉक्यूमेंट के पीछे ऑन द बैक साइड लिखेगा ट्रांसफर्ड टू मिस्टर जेड, ऐसा लिख के मिस्टर जेड को दे देगा। फिर इससे होगा क्या, अरे जब ड्यू डेट आएगी, जब पैसा लेना होगा ना, तो मिस्टर जेड क्या करेगा, ए के पास नहीं जाएगा, सीधा बी के पास जाएगा, बोलेगा भाई पैसा दे पैसा दे पैसा दे। क्यों, अरे ए नहीं बोला था तेरे से लेने को, ए नहीं बोला था। तो ए का क्या था, अगर आप ए की बैलेंस शीट पे ध्यान दोगे ना सर, अगर आप ए की बैलेंस शीट पे ध्यान दोगे तो यू विल सी कि ए को असेट्स में कुछ रिसीवेबल था फ्रॉम बी 1000 रुपीज का, और एक लायबिलिटी थी पेबल टू जेड। तो ए ने क्या करा, सिर्फ इसका जो इंस्ट्रूमेंट था, इसका जो डॉक्यूमेंट था, इसके पीछे लिख दिया ट्रांसफर टू जेड और जेड को दे दिया। दैट्स इट, कोई इशू नहीं है ये करने में, क्या है, तो कोई हरकत थोड़ी है, सब तो सही चल रहा है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है, और ये क्योंकि निगोशिएट हो सकता है, अगर ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सर ऐसे तो बहुत सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते होंगे, जी हाँ, लेकिन सर हम यहाँ पे कौन से पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे सिर्फ 3 पढ़ने वाले। एक हम पढ़ने वाले हैं अबाउट चेक, चेक आपने बहुत बार सुना होगा, आपके फादर इशू करते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या पढ़ने वाले हैं हम, अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड लास्ट वन वी आर गोइंग टू रीड इट अबाउट, जो स्टडी करने वाले हैं, दैट वुड बी प्रॉमिसरी नोट। हम क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा प्रॉमिसरी नोट। तो शुरू करते हैं इसी इंट्रो के साथ, आई होप आपको समझा होगा। तो सर ये 3 क्या है, एक डॉक्यूमेंट है सर, एक पेपर है सर, लेकिन इस पे गवर्नमेंट का स्टैंप है, या फिर कुछ ऐसा लीगल वैलिडिटी सर इसकी, और इसको हम क्या कर सकते हैं पता है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए कोई टैक्स वैक्स नहीं पे करना सर, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर का नाम है सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो शुरू करते हैं सर विदाउट एनी टाइम पास। आईसीआई कहता है सर यहाँ पे आप ये चीजें पढ़ने वाले हो, निगोशिएशन कैसे किया जाता है ये पढ़ने वाले हो, साथ ही साथ आप पढ़ने वाले हो इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट कब किया जाएगा, फॉर पेमेंट एंड रूल्स ऑफ कंपेंसेशन। सर ये आपने जो बोला मुझे कुछ भी नहीं समझा, 100% मत समझ दो, कोई दिक्कत नहीं सर, हम डिटेल में देखने वाले हैं हर एक चीज। फर्स्ट चीज देख लेते हैं सर, वहां पे भी लिखा है सर, क्यों आया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फॉर क्रेडिट इन इंडियन ट्रेड। क्या क्या आएगा सर, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। सर क्या इससे आरबीआई के कानून पे कुछ फर्क पड़ेगा, आरबीआई के नोट वोट नोट, हाँ नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। सबसे पहले जान लेंगे सर मीनिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मैंने बोला, इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये दूसरों को हम निगोशिएट कर सकते हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल ड्यू टू ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ कस्टम्स। इट बेसिकली मींस के कायदा आपको अलाउ करता है, या फिर आपकी चली रीत पीढ़ी चली आ रही है ऐसा करने वाली, इससे अपने को रेलेवेंट नहीं है, अपने को रेलेवेंट है सर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब मैं मेरे खुद को निगोशिएट कर सकता हूँ, पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं दूसरे को करना चाहिए सर। इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय, देखिए अब क्या हो सकता है यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में, अगर हम देखेंगे ना, अगर ए जो है ए, ठीक है, ए के पास जो ये डॉक्यूमेंट है ना सर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसपे लिखा है बी से पैसा आना है, ये या तो वो जाके क्या करेगा पता है, जेड को दे देगा, जिसको हम बोलेंगे डिलीवरी। इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं पता है, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, मान लीजिए मैंने इसमें लिखा पे टू मिस्टर ए, ऐसा अगर मैंने लिखा होगा ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट पे जो 1000 रुपए लिखे हैं ना, ये सिर्फ मिस्टर ए को मिलेंगे, किसी और को नहीं मिलेंगे। लेकिन मिस्टर ए चाहता है मिस्टर जेड को पैसा मिले, मिस्टर ए चाहता है मिस्टर जेड को पैसा मिले, तो उस केस में क्या करना होगा सर, उस केस में क्या करना होगा, मिस्टर ए क्या कर सकता है पता है, एक ये इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिखेगा पे टू द बेरर। सर बेरर, व्हाट इज बेरर, देखते हैं। या फिर ये कर सकता है पे टू जेड और हिज ऑर्डर, ये वाला पहले समझ लेते हैं सर। ये इतना ही कहता है, अगर आप लोग जो बंदे का नाम मैंने इस इंस्ट्रूमेंट में लिखा है ना सर, जेड का नाम लिखा है, तो जेड को ही पैसा मिलेगा। अगर ए का नाम लिखा है तो ए को ही पैसा मिलेगा। ए चाहता है मुझे ना मिले, ये पैसा जेड को मिले, तो अगर ए पीछे जेड का नाम लिख के उसके ऊपर साइन कर देगा ना, तो कहा जाएगा पेड टू ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर दिया, ए ने ऑर्डर दिया, जेड को पे करो। सर नहीं समझा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, वी विल गो बैक टू द नोट्स एंड वी विल कम वन बाय वन, ओके। फर्स्ट, बाय मियर डिलीवरी। सर व्हाट डू यू मीन बाय मियर डिलीवरी? करेंसी नोट्स देखिए, करेंसी नोट, अगर आप लोगों को करेंसी नोट देखनी है तो देखो यहाँ पे करेंसी नोट आपको दिख रही होगी। करेंसी नोट पे जो सर्कल्ड मार्क दिख रहा है ना आपको, वहां पे क्या लिखा है देखो, पेबल टू बेरर। क्या लिखा है, पेबल टू बेरर। सो व्हाट डज पेबल टू बेरर मींस? पेबल टू बेरर का मतलब है जिस भी बंदे के हाथ में ये डॉक्यूमेंट होगा ना, जिस भी बंदे के हाथ में ये डॉक्यूमेंट होगा उसको पैसा मिल जाएगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा होता है, आपके पास करेंसी नोट होती है, जिसके हाथ में करेंसी नोट हो गई उसको 100 रुपए की वैल्यू मिल गई, जिसके पास 2000 की नोट हो गई उसको 2000 की वैल्यू मिल गई। उसको कहते हैं पेबल टू बेरर। बेरर, बेयर करना यानी होल्ड करना, अपने हाथ में लेना वो चीज, जिसके हाथ में वो चीज है उसको पे हो जाती है, उसको कहते हैं पेबल टू बेरर। और बेरर, जैसे आप नोट किसी को देते हो, मुझे बताओ नोट के ऊपर कुछ लिख के देते हो? नहीं भाई, जिसको नोट देनी है, जिसको पैसा देना है उसको नोट दे देती है, दैट इज कॉल्ड ओनली डिलीवरी।
तो जब किसी को बेरर पे कुछ पेमेंट मिलना होता है ना, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट, उसको पैसा मिलना चाहिए, तो बेसिकली हम क्या करते हैं पता है, उस केस में सिर्फ डिलीवरी करते हैं सर। क्या करते हैं? सिर्फ डिलीवरी। तो इधर दिस इंस्ट्रूमेंट इज पेबल एंड डिलीवरी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ जिसके पास पैसा है, जिसके पास है वो इंस्ट्रूमेंट, उसको पैसा मिले। सर क्यों? अरे रिस्क कितना है देखो, जिसके हाथ में लग गया उसको पैसा मिल जाएगा। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि आप क्या कीजिए, वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, ये चेक्स के साथ नहीं होता, ये कैश के साथ नहीं होता। सर कैश नोट्स के साथ क्यों नहीं होता? अरे भाई कैश नोट्स हमारे ये एक्ट में आते नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स आते हैं। तो ये क्या आता है, ये क्या कहता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना आपका, उसके पीछे लिख दीजिए, उसके पीछे लिख दीजिए कि सिर्फ जेड को पे करे, सिर्फ जेड को पे करे। तो जेड को पे करे इतना लिखना, इसको लिखना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यहाँ पे एंडोर्समेंट। क्या बोलेंगे हम? एंडोर्समेंट बोलेंगे सर। और ऑब्वियसली जेड को डिलीवर भी तो करना चाहिए, जेड को डिलीवरी नहीं किया तो उसको कैसे पता चलेगा उसको पैसा मिल रहा है? तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट बेयरर को पे होगा ना, जिसके हाथ में उसको पे होना है ना, उधर को सिर्फ करनी है डिलीवरी। लेकिन जब आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को पे हो, सिर्फ जेड को पे हो, या जेड बोलेगा उसको पे हो, बाकी किसी को ना पे हो, तो आपको करना पड़ेगा इंडोर्समेंट पर डिलीवरी। सर ये इंडोर्समेंट को आई वर्ड क्यों यूज किया, ई क्यों नहीं यूज किया? एक्ट भी लैंग्वेज है तो अपने को भी वही यूज करनी है। तो चलते हैं आगे। एज यू कैन सी हियर, एज यू कैन सी हियर ऑन द नोट्स पेजेस, सी क्या लिखा है? बाय मेयर डिलीवरी और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये कैसा है? फ्रीली ट्रांसफरेबल है, किसी को भी दिया जा सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया जा सकता है सर। साथ ही साथ एक तो डिलीवरी हो सकती है सिर्फ, यानी कि पेएबल वाले, बेरर वाले, या फिर एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी यानी बेसिकली पेएबल टू ऑर्डर। क्लियर है सर? आगे चलते हैं सर। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी मैंने बताया, इट इज पेएबल टू इधर बेयरर और पेएबल टू ऑर्डर। सर पहले तो ना इंस्ट्रूमेंट पे लिखा होना चाहिए कि मैं पे करना चाहता हूँ। अगर इंस्ट्रूमेंट पे लिखा ही नहीं है कि पेमेंट रिसीवेबल है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर इसके ऊपर लिखा ही नहीं है 1000 रुपए रिसीवेबल है, फिर पेएबल है मिस्टर बी से मिस्टर ए को, तो ये कुछ काम का ही नहीं है। तो पहले तो इंस्ट्रूमेंट को बनाओ पेएबल, उस पे एक्सप्रेसली लिखो कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल, और फिर उसको या तो डिलीवरी कर दो अगर बेयरर कराना है तो, या फिर इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करा दो अगर ऑर्डर पे पे कराना है तो। सर ऑर्डर पे अगेन बता रहा हूँ, जिसका नाम लिखा है उसको पैसा मिलेगा, या फिर वो बोलेगा ना किसी और को तो उसको ही पैसा मिलेगा, जिसके हाथ में उसको नहीं मिलने वाला, हाथ में उसको नहीं मिलने वाला। सिक्योर्ड वे है, सिक्योर्ड वे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेएबल टू, अगर बेयरर ना सर, पेएबल टू बेयरर है तो देखो इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, मतलब इसके ऊपर लिखा है, इसके ऊपर साइन किया, ये पेएबल है सर। एंड द लास्ट एंडोर्समेंट, लास्ट एंडोर्समेंट मतलब जो ट्रांसफर किया गया ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को, इट इज इन ब्लैंक। सर ब्लैंक? अरे किसका नाम ही नहीं लिखा, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है उसको पैसा मिलेगा। समझ गए? तो दैट इज वन हु पोजेसेस इट, जिसके पास ये होता है ना, ये डिमांड मांग सकता है, ये पैसे मांग सकता है। सर व्हाट डू इन द पेएबल टू ऑर्डर? सर पेएबल टू ऑर्डर मतलब इस पहले तो उसमें लिखा होना चाहिए इट इज पेएबल, इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल सर। एंड सेकंडली इट डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर इफ पेएबल टू स्पेसिफिक पर्सन। अरे ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया सर? यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट पे, इस इंस्ट्रूमेंट पे लिख दूं, इस इंस्ट्रूमेंट पे लिख दूं इट इज पेएबल ओनली टू मिस्टर ए, इट इज पेएबल ओनली टू मिस्टर ए, तो उस केस में इट इज, ये ए आगे किसी को दे नहीं पाएगा, बराबर। तो यहाँ पे ना ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो प्रोहिबिट करे इसका ट्रांसफर। मतलब सर यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज ओनली पेएबल टू मिस्टर ए एंड नोबडी एल्स, नहीं। अगर ऐसे वर्ड्स हैं तो उस केस में वो इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर में नहीं आएगा, पेएबल टू ऑर्डर में नहीं आएगा। इट डज नॉट कंटेन्स वर्ड्स प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर टू स्पेसिफिक पर्सन। सर फिर भी नहीं समझा? अरे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दिखने वाला मीनिंग होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। अगर मैं ये कंडीशन ही हटा दूं तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं रहेगा सर। मैं वही बोल रहा हूँ पेएबल टू ऑर्डर में कि ये कोई भी ऐसे शब्द नहीं रखता जो बोलता है कि इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज पेएबल टू ऑर्डर। इसको याद कैसे करें? बहुत आसान है, दोनों में एक पॉइंट तो आएगा ही आएगा, एक्सप्रेस टू बी पेएबल, दोनों में एक पॉइंट आएगा। अगर बेयरर है तो सिर्फ लिखना है लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक, किसी का नाम नहीं लिखा है। अगर पेएबल टू ऑर्डर तो लिखना है डज नॉट कंटेन्स एनी वर्ड्स प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर, बस, बाकी कुछ भी आपको इसमें लिखना नहीं है। अभी ऐसा होता है ना कि आप ही लोग मुझे बताइए, आप ही लोग मुझे बताइए, ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं सर, इसके अंदर इसको दिखना, ये कैसे दिखता है, इसका नेचर कैसा है, आपको पता होना चाहिए सर। मतलब अरे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर वो उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले क्या बताया, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है सर, अगर ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। तो यही कुछ चीजें हम देखने वाले हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जैसे कि ना मैंने इसका शॉर्टकट बनाया है सर, वी सीक, आपको यहां से दिखा देता हूं सर, क्या शॉर्टकट है सर, वी सीक फ्रेंड्स, हम ऐसे दोस्त ढूंढते हैं
टू टीच अस मेनी कूल डांसेस, जो हमको अलग अलग तरीके के कूल डांसेस पढ़ा सके। सर ये क्या शॉर्टकट बनाया, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा 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 होना चाहिए इन राइटिंग। सर ओरली नहीं चलेगा, अरे ओरली तो सबसे बड़ी रिस्क है ना भाई, आप भी तो आपकी ग्रोसरी स्टोर वाले से लेके आते हो चीजें, ओरली सबसे बड़ी रिस्क है, तो ये होना चाहिए राइटिंग। सेकंड ये होना चाहिए फ्रीली ट्रांसफरेबल, कैसा होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफर, एक दूसरे से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ये जाना चाहिए। थर्ड थिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर साइन होनी चाहिए सर, इट शुड बी साइन। सर क्यों, देखेंगे आगे हम, देखेंगे, तुम साइन नहीं करोगे तो मैं तो सलमान खान के नाम का बना दूंगा भाई, कि पेएबल टू शाहरुख खान, नहीं चलेगा, उसके साइन होना चाहिए सर, साइन होना चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वन, इट शुड बी नेसेसरीली इन राइटिंग, इट शुड बी साइंड, इट शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट की सबसे बेसिक चीज क्या थी सर, इट शुड बी डिलीवर्ड सर, डिलीवर्ड। अगर बेरर है तो डिलीवरी पे काम चल जाता है, अगर ऑर्डर है तो क्या है, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, लेकिन डिलीवरी दोनों जगह पे है सर। तो सिर्फ मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया और ड्रॉवर में रख दिया तो काम नहीं चलेगा, विदाउट डिलीवरी इट इज इनवैलिड, इट इज नॉट इवन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए सर यहाँ पे और एक चीज होती है, मैंने लिख दिया कि इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 1000 रुपए मुझे मिलने वाले हैं बी से, लेकिन बी बोलता है आई विल पे दिस मनी ओनली इफ यू मैरी माई डॉटर। क्या बोलता है, ओनली इफ यू मैरी माई डॉटर। अरे क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, मतलब अरे इट शुड बी एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, इट शुड बी एन अनकंडीशनल पेमेंट। अनकंडीशनल यानी कोई कंडीशन नहीं, मैं तेरे को 1000 रुपए दूंगा फॉर वट एवर आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू, बस 1000 रुपए दूंगा, 1000 रुपए दूंगा, अगर मुझे कैश में पैसा मिलता है 1000 रुपए दूंगा, अगर ऐसा होता है कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। सो इट शुड बी अनकंडीशनल, कंप्लीटली अनकंडीशनल, साथ ही साथ इट शुड बी डेफिनिट। सर डेफिनिट, अरे पैसा कितना पे करना है वो लिख दीजिए, सम लिख दीजिए, 1000 रुपए 2000 रुपए, या फिर लिख दीजिए परसेंटेज ऑफ समथिंग। सर यानी मैं बोलता हूँ तेरा जितना भी टर्नओवर होगा ना साल का, जितना भी टर्नओवर होगा उसका 2% मैं देखो कमीशन पे करने के लिए आज ही देखो दे देता हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये चलेगा सर, हाँ चलेगा सर, लेकिन आज तो सर्टेन नहीं कर पा रहे, चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वेग नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है कि आई विल पे यू एनी अमाउंट बिटवीन 1000 to 2000, नहीं सर नहीं, दिस इज अ डेफिनेट सम। तो याद रखना है कैसा होना चाहिए सर, इट शुड बी अ डेफिनेट सम ऑफ मनी। मैं इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे ये नहीं लिख सकता हूँ कि मैं तुझे 10 दिन बाद गुड्स डिलीवर करूंगा। This instrument should be made only for money, सिर्फ पैसे के लिए, only for a sum of money, और किसी भी चीज के लिए ये नहीं होने चाहिए सर, और किसी भी चीज के लिए ये नहीं होने चाहिए। और बताओ सर, और बताओ, अगर आपको यहाँ तक समझाए ना, अगर आपको यहाँ तक समझाए तो याद रखना यही आपका सब कुछ बनने वाला है, आगे का पूरा चैप्टर सिर्फ इतना है, इसमें और कुछ भी नहीं है सर, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, इट शुड बी साइन, इट शुड हैव डेफिनेट सम, इट शुड बी the sum of, it should be only for sum of money, it should be unconditional, इसके ऊपर कुछ कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। 7, इसके ऊपर जो टाइम मेंशन होगा ना सर, इट शुड आल्सो बी डेफिनेट। सर ये तो यहाँ पे भी आ गया डेफिनेट सम, या फिर नहीं सर वहां पे सम डेफिनेट होना चाहिए, मैं टाइम डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ सर, टाइम डेफिनेट होना चाहिए मतलब, मान लीजिए मैंने बोला मैं आपको पे कर रहा हूँ 24 February 24, ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको लिखा मैं तेरे को तब पैसे पे करूंगा जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। अरे भाई शादी हो भी सकती नहीं भी हो सकती, पता नहीं। तो इवेंट विच इज सर्टन टू हैपन, सर्टन टू हैपन सर, तो शादी भी तो सर्टन में हैपन होना, नहीं नेचुरली सर्टन टू हैपन सर, नेचुरली मतलब मैंने बोला मिस्टर डी मर जाएगा ना, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर डी आई विल पे यू रुपीस, तो डेथ इज अ नेचुरली सर्टन इवेंट, ये होना ही है, इसको कोई चैलेंज नहीं, ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं, तो इट इज कॉल्ड एज डेफिनेट, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट ड्यूरेशन। चलिए यहाँ से फटाफट कर लेते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी राइटिंग, इट शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, देन इट शुड बी एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। सर ये प्रॉमिस ऑर्डर क्या लिखा है देखेंगे हम, जब प्रॉमिस नोट करने वाले हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज करने वाले, तो आपको ये सब समझ जाएगा, अभी सिर्फ इतना याद रखना, इट शुड बी एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, इट शुड बी एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, इट शुड बी फॉर पेमेंट ऑफ मनी ओनली, समझ रहे हो, द टाइम ऑफ पेमेंट, कब पेमेंट करने वाले हो, द सम पेबल, कितना पैसा देने वाले हो, द पे, सर हु इज द पे, जो पैसा पे करेगा ना उसको बोलते हैं पेयर, और जो पैसा रिसीव करेगा ना उसको बोलते हैं पे। हमारे केस में देने वाला लेने वाला दोनों कैसे होने चाहिए, सर्टन, सर सर्टन, अरे फिक्टिशियस ना हो सर, फिक्टिशियस यानी क्या, एलियन नहीं रे बच्चा, फिक्टिशियस यानी झूठा आदमी, मैंने मेरे ड्राइवर का नाम लिख दिया ताकि मुझे वाइट में पेमेंट ना आए, तो ऐसी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी सर्टन, दे शुड बी सर्टन, the instrument should be delivered compulsorily, they should be delivered, and last is second last is it can be transferred any number of times। सर ये जिंदगी भर ट्रांसफर होता रहेगा, हाँ भाई, मान लीजिए इसकी तारीख 1 मार्च 2024 है, तो इसके पहले ये हजारों बार ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन किसी ने इसको इनकैश कर लिया, सर इनकैश यानी क्या सर, किसी ने इससे पैसे निकाल लिए, किसी ने रिसीव कर लिए पैसे, तो उस केस में इसके आगे फिर ये नहीं होगा, इसको पैसे निकालने को कहा जाता है सेटिस्फेक्शन। The act of removing the money, the act of taking like encashing it is called as
सेटिस्फेक्शन, तो सेटिस्फेक्शन तक ये कितनी भी बार हो सकता है। लास्ट इज होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। सर व्हाट डज इट मीन? अरे ए ने क्या करा, ए ने क्या करा, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से बी से एक इंस्ट्रूमेंट लिखवा लिया कि मुझे तुझसे 1000 रुपए लेने हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट किसके पास रहता है? नेचुरली सोचो ना, जिसको पैसे मिलने वाले उसके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अगर आप जैसे हमारे किसी से उधारी पैसा लिया तो हम क्या करते हैं, उसके पास आधार कार्ड पैन कार्ड रखते हैं, तो उसको रिसीवेबल है ना, वो सिक्योरिटी रखता है। तो ए रखेगा ये इंस्ट्रूमेंट अपने पास। तो सर देखिए, जब ए ये इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखेगा ना, तो ही इज द होल्डर। कौन है सर? ये होल्डर है। और इसका टाइटल, टाइटल यानी इसने चोरी चकारी से नहीं लिया हो, इसको किसी और का नहीं मिला हो, इसने बी से झूठे गुड्स बेच के नहीं लिया हो। इट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। अगर इतना सब यहां तक आपको समझ गया होगा ना, तो आपने रफली 7 मार्क का क्वेश्चन कर लिया है सर। वी सीक फ्रेंड्स टू टीच अस मीनिंगफुल टेंसेस, दैट्स इट। इतना आप कर लोगे तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। तो अपना the first instrument that we have with us is now the promissory note, which is under section 4 of the Indian the Negotiable Instrument Act 1881। सर सेक्शन 4 याद करना है सर? नहीं सर, बिना सेक्शन याद किए मैंने एग्जाम्पशंस क्रैक किए एंड ऑल माय सीए लेवल्स, तो सेक्शन नंबर्स याद नहीं करने सर। तो ये देखिए, मैंने आपको ओरिजिनल प्रॉमिसरी नोट बता रहा हूँ सर। सर ओरिजिनल, हाँ जी सर, ये किसने बनाई है आप देख सकते हो। इट इज यहाँ पे नाम देख सकते हो आप, इट इज अ प्रॉमिसरी नोट। इट इज मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैम्प है, देखो दिस इज कॉल्ड एज द स्टैम्प पेपर। जो आपको बोल रहा था ना, दिस इज कॉल्ड एज द स्टैम्प पेपर। देखिए सर, यहाँ पे दो लोग, एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सर क्या प्रॉमिस करती है, क्या प्रॉमिस लेती है? प्रॉमिसरी नोट क्या है पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप डिटेल में देख सकते हो, द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश हियर बाय प्रॉमिसेस टू पे। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश प्रॉमिस कर रहा है सर किसको? टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट हम क्या करेंगे पता है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑर्डर एट एनी ट्रेजरी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितना पैसा देंगे सर? ऑन 12th डे ऑफ सितंबर ऑफ 1978। इस दिन हम प्रॉमिस कर रहे हैं सर कि हम इनको 24th अगस्त 1960, नॉट 24th अगस्त, यहाँ पे डेट दिया होगा, दैट आई विल पे ₹10,000 ओनली। एंड साथ ही साथ हर 12वीं तारीख ऑफ सितंबर के 12 सितंबर पे हम क्या देने वाले पता है? इंटरेस्ट देने वाले 5.5% का। सर ये क्या लिखा है सर, ऐसा क्यों लिखा है? आप पहले ये चीज देख लीजिए। दूसरी चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टैंप मारा है और साइन कैसी करी, देखो आधी नीचे आधी ऊपर। इसको हम बोलते हैं कैंसलिंग ऑफ साइन। क्या बोलते हैं इसको? कैंसलिंग ऑफ साइन या फिर कैंसलिंग ऑफ स्टैम्प। सर ये क्यों बता रहे हो? देखेंगे हम नीचे। सिर्फ इतना याद रखना, जब आप ऐसी साइन करते हो ना, आधी नीचे आधी स्टैम्प के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कैंसिल। जैसे यहाँ पे भी करी होगी, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, देखो कैसी करी है, स्टैम्प के ऊपर आधी आधी नीचे। तो दिस इज बेसिकली, तो यहाँ पे क्या है, कोई बंदा है जो प्रॉमिस कर रहा है सर, आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे। सर किसको? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। सर कुछ मनी लिखा हुआ है, कुछ डेट लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है सर। सो बस प्रॉमिसरी नोट तो यही हो गया सर। और क्या होता है प्रॉमिसरी नोट? तो देखिए प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, मैं किसी को प्रॉमिस करता हूँ, बच्चे मैं तेरे को पैसे पे करूंगा। सर क्यों पे करोगे? क्योंकि आपसे मैंने कुछ लोन लिया होगा, क्योंकि आपसे मैंने कुछ गुड सर्विसेज लिए होंगी। सो प्रॉमिसरी नोट इज बेसिकली आई राइट दैट आई विल पे मनी ओनली टू समबडी, ओनली टू समबडी। तो प्रॉमिसरी नोट अगेन इंस्ट्रूमेंट। सर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है मैंने बताया, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली वी सीक फ्रेंड्स टू टीच अस मीनिंगफुल डांसेस, सर इट शुड बी इन राइटिंग। इट इज नॉट अ बैंक नोट और करेंसी नोट। मतलब क्या सर? अरे ये करेंसी नोट नहीं हो सकती क्या? ऊपर जो मैंने आपको दिखाया करेंसी नोट थी, करेंसी नोट ये नहीं हो सकती। सर क्यों नहीं हो सकती? अरे हम नोट नहीं छाप सकते करेंसी नोट। प्रॉमिसरी नोट मैं दे सकता हूँ, आप दे सकते हो, लेकिन बैंक नोट करेंसी नोट सिर्फ गवर्नमेंट छाप सकता है, तो वो अपने पास ये नहीं है, इसलिए इट इज नॉट अ बैंक नोट और करेंसी नोट। इसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है सर। अनकंडीशनल मैंने क्या, कोई कंडीशंस अटैच नहीं करे कि आप घुस दोगे तो ही दोगे, आप ये करोगे तो वो नहीं, आई विल पे द मनी। लेकिन सर ये अंडरटेकिंग क्या होती है सर? अंडरटेकिंग यानी मैं लिखता हूं, मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं लिख रहा हूं मैं पैसे दूंगा, इसको कहते हैं अंडरटेकिंग। आई राइट आई विल गिव यू मनी, इट इज कॉल्ड एज अंडरटेकिंग। लिख के लेना किसी से, अंडरटेकिंग। सर कौन साइन कर रहा है? सर मेकर। सर ये क्या है मेकर वेकर? अभी 2 मिनट दीजिए, इमीडिएटली बताता हूं। अगर हमारे एग्जांपल में पहले ये वाले डिस्कस कर लेते हैं। इसके ऊपर मेकर की साइन रहेगी टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली हमारे केस में, और ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, ऑर्डर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सर बेरर, अरे ये वाला लिखा था एज अ इंडोर्समेंट, हमने जो लिखा था ना, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, और ये वाला है ओनली डिलीवरी, दैट इज दिस इज पेएबल टू ऑर्डर, दिस इज पेएबल टू बेरर। सर इसलिए यहाँ पे लिखा है और द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। याद रखना सर, हमेशा याद रखना, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेरर। सर अभी तो आपने बोला, अरे डेफिनेशन में प्रॉमिसरी नोट इज पेएबल टू बेरर लिखा है, लेकिन हम लोग नहीं इशू कर सकते कभी भी। ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू इट। वी गाइस, वी पीपल कैन नॉट इशू अ प्रॉमिसरी नोट ऑन बेरर बेसिस। तो हम कैसे देंगे सर? ओनली ऑन ऑर्डर, दैट इज एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी वाली।
चलेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई साइन स्टैम्प दिखता है क्या सर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिर्फ नाम लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ पे किसी साइन एंड स्टैम्प नहीं है। तो सर यहाँ पे किसका है? दिस इज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। सर यहाँ पे किसका साइन स्टैम्प है? दिस इज अगेन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे दिस एंड दिस सर किसका है? अगेन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सर जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, जो प्रॉमिस देता है मैं तुझे पे करूंगा, द वन हु मेक्स दिस प्रॉमिसरी नोट इज कॉल्ड एज द मेकर। क्या बोलते हैं इसको सर? मेकर। जिसको दिया जाता है ना वो मेकर नहीं होता, जो बनाता है उसको क्या कहा जाता है सर? मेकर। सो मेकर विल साइन। आई होप आपको क्लियर है द डेफिनेशन। सर ये डेफिनेशन कैसे लिखना है? बहुत आसान है सर। प्रॉमिसरी नोट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट शुड बी इन राइटिंग, जो हमने देखा था, इट शुड बी साइंड बाय द मेकर सर, और कोई इसके ऊपर साइन करेगा नहीं। इट शुड बी अगेन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, पैसे पे करने के लिए अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए सर। ऑब्वियसली इट इंक्लूड्स पेएबल टू ऑर्डर और पेएबल टू बेयरर, लेकिन नीचे नोट में लिख देना है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई कैन इशू अ बेयरर प्रॉमिसरी नोट। सो प्रॉमिसरी नोट एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सिर्फ लिखा जाएगा आई प्रॉमिस टू पे, और कुछ भी इसमें अलग नहीं। या आईसीआई ने दिया हुआ स्पेसिफिक है सर, बड़ा बेकार है, आप लोग इसको देखोगे कुछ समझेगा नहीं, इसलिए जो मैंने दिया है उसके ऊपर इसको कंपेयर कर लेना, आपको समझ जाएगा। देखिए जो बनाता है ना, जो बनाता है अपने केस में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज द मेकर। जिसको पैसे देने हैं, जिसको पैसे रिसीव होने हैं, उसको कहा जाएगा पेई। तो देखिए ये प्रॉमिसरी नोट में श्री रमेश जी पेई है, देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है? 3 months आफ्टर डेट, कौन सी डेट सर? अप्रैल 2022। आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश और टू हिज ऑर्डर, रमेश यानी बेयरर और his order यानी endorsement plus delivery यानी payable to his order the sum of rupees 10,000 for value received। वैल्यू रिसीव्ड यानी इसको कुछ गुड सर्विसेज पहले मिल गए होंगे इसलिए ये दे रहा है। यहाँ पे स्टैम्प सिग्नेचर कौन करेगा सर? रमेश करेगा? नहीं, कौन करने वाला है सर? मेकर करने वाला। दिस इज द स्पेसिफिक ऑफ प्रॉमिसरी नोट। बड़ा बेकार दिया है आईसीआई ने। लेट इट बी सर। देखो कितने अच्छे से, कितने प्रेजेंटफुली हमने चार्ट बनाया यहाँ पे सर। हु आर द पार्टीज? पार्टीज मतलब कौन? हु आर इन्वॉल्व इन प्रॉमिसरी नोट सर? द वन, देयर इज समवन कॉल्ड एज मेकर। ही विल मेक द प्रॉमिसरी नोट, he will make it and he will issue it। पैसे जिसको रिसीवेबल होते हैं वो इस चीज को अपने पास रखेगा, इसलिए मेकर बना के लिखता है मैं पे करूंगा। पेएबल रिसीवेबल किसको? सामने वाले को, यानी कि पेई को। तो इसको ये इशू करेगा प्रॉमिसरी नोट, इसके पास ये फिजिकली ये रखेगा। साथ ही साथ पेई ने क्या किया होगा? सप्लाई किया होगा गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए तो ये पैसे दे रहा है। तो सर मेकर कौन होता है? पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस। डेटर, ये क्या है सर? डेटर। देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की बैलेंस शीट है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप। प्रॉमिस क्या किया गया था पता है? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश विल पे द मनी टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट में सर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी अ डेटर, क्योंकि इनसे पैसा मिलना है। उसी का उल्टा हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की बैलेंस शीट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी अ क्रेडिटर, लायबिलिटी। सर क्यों? अरे इनको पैसा देना है ना, तो हम हमेशा रेसिप्रोकल लिखते हैं। हम जब बात करेंगे ना तो डेटर कौन होगा पता है? डेटर विल बी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। सर क्रेडिटर कौन होगा? एसबीआई। ऐसा उल्टा उल्टा मत सोचा करो, बाकी का जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान में रखो, सिर्फ नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, इमेजिनरी कंफ्यूजन जो कुछ काम का नहीं आने वाला। सर तो मेकर डेटर क्यों होता है? क्योंकि इससे पैसे रिसीवेबल है सामने वाले को, वही पे विल बी द क्रेडिटर टू हुम द अमाउंट इज पेएबल। इसको पैसा मिलने वाला है तो ये क्रेडिटर हुआ सामने वाले का, इसलिए इसको क्रेडिटर बोलेंगे सर। मेकर का नाम है, पेयर नाम है, और इसने साइन करनी चाहिए। इसको बेयरर नाम है, पेई नाम है। सर बेयरर हाथ में होगा तो बेयरर है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। पेई सर मतलब उसका नाम लिखा होगा तो पेई है सर, लेकिन प्रॉमिसरी नोट बेयरर तो दे नहीं सकते। सर कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ अगेन सर, राइटिंग में होना चाहिए देयर शुड बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। सर क्या ओरल प्रॉमिस सफिशिएंट है? मैंने बोला हाँ मैं तुझे दर महीने पैसे दूंगा, नहीं, इट इज नॉट सफिशिएंट, इट शुड बी इन राइटिंग। एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। सर व्हाट इज एक्सप्रेस प्रॉमिस टू? मैंने लिख दिया एक लेटर पे, मैंने लिख दिया मिस्टर बी से मुझे गुड्स मिले ₹100 के एंड आई एम लायबल टू पे हिम ₹100। अरे व्हाट द हेल आपने लिखा है सर? ऐसा नहीं होता, आपको लिखना चाहिए कि मेरे को मिस्टर बी को मैं 10 तारीख को ₹100 दूंगा। यू शुड नॉट जस्ट एक्नॉलेज द डेट। सिर्फ ऐसा नहीं बोलना है हाँ मुझे पेएबल है, नहीं, यू शुड से एक्सप्रेसली आई विल पे ऑन दिस डेट, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉमिस। इट शुड बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज इनसफिशिएंट सर, मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज इनसफिशिएंट। सर यहाँ पे क्या लिखा है? वही लिखा है, वही लिखा है सर, पढ़ लेना एग्जांपल्स देखिए। मिस्टर बी, ये आईओयू मतलब आई ओ यू, मुझे आपको पैसे देने हैं 1000 के, ऐसे नहीं चलेगा सर। इट शुड बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। अगेन द प्रॉमिस शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। सर डेफिनेट यानी पता होना चाहिए किसको कर रहे हो, पहली बात। और दूसरी बात डेफिनेट होना चाहिए, हाँ भाई इस तारीख को इतना पैसा दूंगा। साथ ही साथ इट शुड बी अनकंडीशनल, कंडीशन पर डाल देना सर कि आपको पे करूंगा ओनली इफ दिस, नो 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 कंडीशन, अनकंडीशनल। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रॉमिसरी नोट पेएबल ऑन परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ फ्यूचर इवेंट आर नॉट प्रॉमिसरी नोट्स। मतलब सर यहाँ पे ना मैंने लिख दिया आई विल पे यू ₹100, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹100 इफ दिस एक्स वाई जेड थिंग्स हैपन। फ्यूचर इवेंट है ना सर, मैंने क्या बोला? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। लेकिन अगर ये एक्स वाई जेड एक बाय मैनकाइंड बाय नेचर, मैंने पहले भी बोला बाय मैनकाइंड बाय नेचर एक फिक्स थिंग है जो होने ही वाली है, होने ही वाली है। मतलब जैसे किसी का मैरिज है,
ऐसा गारंटी नहीं ये होगा, लेकिन किसी की डेथ है ये होगा ही होगा। मैंने बोला किसी का बर्थ होने पे दूंगा, नहीं यार, अनकंडीशनल कंडीशनली पता नहीं होगा नहीं होगा कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेथ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन दैट केस इफ दैट इवेंट इज बाय मैनकाइंड बाय नेचर बाउंड टू हैपन, जैसे कि डेथ, देन इट इज अ प्रॉमिसरी। तो जनरली प्रॉमिसरी नोट में अगर हमने फ्यूचर तो कुछ डाल दिया ना, कंडीशन परफॉर्मेंस, तो वो इट इज नॉट प्रॉमिसरी नोट। लेकिन अगर वो बाउंड टू हैपन है तो इट इज प्रॉमिसरी नोट। पढ़ लेना एग्जांपल, सेम टू सेम है जो मैंने आपको बोला, सेम टू सेम है जो मैंने आपको बोला। इट शुड बी अ प्रॉमिस टू पे मनी ओनली सर, बाकी कुछ नहीं। मैं आपको गुड्स दूंगा, सर्विसेज दूंगा तो मुझे लोन देना है, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, कुछ ज्ञान मत देना। ओनली इट शुड बी अ प्रॉमिस टू पे मनी एंड मनी ओनली, देयर शुड बी नो अदर डिलीवरी प्रॉमिस। नेक्स्ट सर, प्रॉमिस टू पे सर्टन सम मैं लिख रहा हूँ, आई विल पे यू ₹100। या फिर जैसे एसबी आपने गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने लिखा था, देखा था ना आपने, क्या लिखा था सर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने, आई विल पे यू 5% ऑफ द लोन अमाउंट एज इंटरेस्ट। यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिखी, लेकिन इट इज अ सर्टन सम, हम निकाल सकते हैं हमेशा, तो दिस इज कॉल्ड एज सर्टन सम। तो या एग्जैक्ट सम यहाँ पे मेंशन कर दिया है सर, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे कि एग्जैक्ट अमाउंट जो आप सर्टिफाई सर्टन है जो निकल सकती है वो आप मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, जो बनाता है इज कॉल्ड एज द मेकर, जिसको मिलता है इज कॉल्ड द पे। द मेकर एंड द पे शुड बी सर्टन। सर्टन यानी मुझे पता होना चाहिए मिस्टर ए कौन है, मिस्टर बी कौन है। ए का सरनेम है डिसूजा, तो मैंने सिर्फ ए लिखा ना, नहीं चलेगा सर, पूरा लिखना पड़ेगा ए डिसूजा। इट शुड बी सर्टेन, इट शुड बी डेफिनेट। डेफिनेट मतलब ये जिंदा होने चाहिए सर, ये जिंदा होने चाहिए। ये अगर डेफिनेट नहीं है मतलब क्या, ये मर चुके हैं, ये है ही नहीं, तो नहीं चलेगा सर। तो फर्स्ट दे शुड बी सर्टेन, पता होनी चाहिए कौन है। डेफिनेट जिंदा होने चाहिए और लिविंग नहीं होने चाहिए। एंड लास्ट इज डिफरेंट पर्सन। सर ए और बी सेम नहीं हो सकते। मैं ऐसी प्रॉमिसरी नोट नहीं बना सकता सर, ऐसी प्रॉमिसरी नोट जिसपे मैं लिखूंगा आई प्रॉमिस टू पे टू माई सेल्फ ₹100। अरे क्या यार, कुछ भी टाइम पास, ऐसा नहीं चलेगा सर। there should be minimum two different parties, there should be different persons। तो ये सेम नहीं हो सकते, ये डेड नहीं हो सकते, ये ह्यूमन बीइंग ही होने चाहिए सर। लेकिन वहां पे तो आपने लिखा था एसबीआई, अरे चलेगा ना, एसबीआई इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, तो ये चीजें चलती है, लेकिन मरा हुआ नहीं होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। यानी इमेजिनरी और फिक्टिशियस नहीं होने चाहिए सर। इमेजिनरी फिक्टिशियस मतलब क्या, मुझे पैसे नहीं, मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, मुझे पैसे नहीं मिले वाइट में, मैंने क्या कर दिया, मैंने ड्राइवर का नाम लिख दिया इन द प्रॉमिसरी नोट, नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। इज अ फिक्टिशियस पर्सन, इज अ इमेजिनरी पर्सन, वो जिंदा है, स्थित है, लेकिन मैंने उसका नाम क्यों डाला, ताकि मैं ना मिल सकूं, तो ये भी नहीं चलेगा सर। लास्ट, इट्स बेसिकली इट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयर, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये काम कर सकती है। एंड इट शुड बी स्टैम्प्ड, ये जो है ना, ऐसा स्टैम्प इस पे होना चाहिए। एंड द मेकर सिग्नेचर, ऑब्वियसली पे थोड़ी साइन करता है इसके ऊपर, कौन साइन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। मेकर सिग्नेचर शुड कैंसल सच स्टैम्प। देखिए यहाँ पे ये जो साइन दिख रही है आपको, ये साइन कैसे करी गई, थोड़ी आधी नीचे है और थोड़ी थोड़ी ऊपर है, दिस इज कॉल्ड एज कैंसलिंग ऑफ द स्टैम्प। और इसी के साथ इस मोमेंट पे हमने प्रॉमिसरी नोट को एंड कर लिया सर, बहुत इजी था, बहुत आसान था। And the next interesting part that we are studying for the next negotiable instrument sir, तीन ही है सर, promissory note, bill of exchange and check सर। उसमें से promissory note तो हमने खत्म भी कर लिया in just 10 minutes, सिर्फ 10 मिनट्स में promissory note खत्म कर लिया। एग्जॉस्टिवली जाके कंपेयर कीजिए विद आईसीआई मॉड्यूल, आपको दिख जाएगा एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इज कवर्ड। तो सर व्हाट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए क्या होता है ना, व्हाट आई जनरली डू इज, मैं क्या करता हूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, इसके ऊपर बेसिकली ऐसा नहीं हो सकता गवर्नमेंट का स्टैंप है, लेकिन मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। एंड इस डॉक्यूमेंट पे मैं लिखता हूँ, देखो हाँ क्या हो रहा है, देखिए मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड्स बेचे। तो आप देखोगे तो क्या हो रहा है, मिस्टर ए से मिस्टर बी से कुछ पैसा मिस्टर ए को रिसीवेबल है। क्या है सर, रिसीवेबल है। वहीं पे कहीं और एंड पे जो गुड्स मिस्टर ए ने बेचा ना मिस्टर बी को, तो मिस्टर जेड सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए, तो मिस्टर ए ने मिस्टर जेड से वो गुड्स खरीदे थे सर। अभी हो क्या रहा है, मिस्टर ए को बी से कुछ पैसा रिसीवेबल है, मान लीजिए 100 रुपए, और वही मिस्टर ए को मिस्टर जेड को कुछ पैसा पेएबल है, वो भी 100 रुपए। तो मैं क्या करता हूँ, इससे पैसे लेके उसको दूं, उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, आई विल मेक अ डॉक्यूमेंट, आई विल राइट, आई विल गिव एन ऑर्डर। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मैं पे करूंगा भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल गिव एन ऑर्डर। ऑर्डर किसको दूंगा, मैं बी को दूंगा, ए बी, आई एम गिविंग एन ऑर्डर ऑन दिस डेट, जो 100 रुपए तुम मुझे पे करने वाला ना, रादर देन मी पे इट टू मिस्टर जेड, आई एम गिविंग एन ऑर्डर टू बी दैट पे इट टू मिस्टर जेड। अब जेड बोलता है मेरे को भी आगे देना है किसी को, तो मैं बोलूंगा ओके पे इट टू मिस्टर जेड और हिज ऑर्डर। अगर वो बोलेगा आगे किसी को दे दे तो उसको दे दे। तो सर देखो इसमें क्या हो रहा है पता है, आई एम टेलिंग समवन ए उसको पेमेंट कर, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, देयर इज नॉट अ प्रॉमिसिंग नोट, आई एम जनरली गिविंग एन ऑर्डर। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग एन ऑर्डर। सो सी आई एम गिविंग एन ऑर्डर, तो जो बच्चा, तो ये बिल बनाएगा कौन सबसे पहले, हु विल मेक दिस डॉक्यूमेंट विल बी मेड बाय मिस्टर ए। सर ए क्यों बनाएगा, अरे ए को पैसे देने जेड को, इसलिए ए बना रहा है ये, तो उसको हम कहेंगे ड्रॉवर। The name that will give to him is drawer। साथ ही साथ ऑलवेज रिमेंबर, ये ऑर्डर किसको दे रहा है, बी को, उसको पैसे दे देना। मैंने भी बना दी, आई रोट गया सलमान खान गिव मनी टू शाहरुख खान,
अब सलमान खान पैसे देगा? अरे नहीं भाई, सलमान खान पैसे नहीं देगा। सर क्यों? मैंने तो लिख दिया, आपने तो बोला किसको भी ऑर्डर दे सकते हैं। नहीं, ये जो बी होगा ना, इसको क्या करना पड़ेगा, ये बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसको हम एक्सेप्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? एक्सेप्टर। इसको एक बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर क्यों? अरे बी को लायबिलिटी है सर, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको कि यस सर आई विल पे टू हिम ओनली बिकॉज़ यू आर टेलिंग मी। एंड पे किसको हो रहा है? जेड को हो रहा है। तो जेड को हम बोलेंगे, तो जेड जो जेड रहेगा ना, जिसको हम पैसे देने वाले बेसिकली, उसको पैसे रिसीव होंगे। फिलहाल के लिए इतना रेलेवेंट के लिए याद करो, पहले इतना रेलेवेंट है उतना याद करो। तो मैं जो बना रहा है उसको ड्रॉवर बोलेंगे, वो जेब से पैसे नहीं देने वाला। ही इज गिविंग एन ऑर्डर टू समबडी एल्स, उसको हम एक्सेप्टर बोलेंगे, वो पैसा देगा किसी एल्स। अगेन सर ये राइटिंग में, और इसी को हम बोलेंगे सर बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलेंगे? बिल ऑफ। तो सर प्रॉमिसरी नोट क्यों नहीं देता है ये ज्यादा सादा? ऐसा क्यों लिखता है? बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाता है? अरे भाई इंस्ट्रूमेंट है यार वो। अब याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो सकता है? बैंक में जाके ना ड्यू डेट से पहले पैसे निकालवा सकते हैं। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, भूल जाइए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो देखेंगे हम यहाँ पे। तो सर व्हाट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज? सर फटाफट फटाफट बताइए सर। सो सी, बिल ऑफ एक्सचेंज में आई ऑर्डर अदर पर्सन। मैं ऑर्डर देता हूँ अदर पर्सन, मतलब ए ऑर्डर दे रहा है बी को दैट ए पे मनी टू समबडी। ये मत इग्नोर कर लेना, क्या लिखा है यहाँ पे? पे मनी टू समबडी, यानी मिस्टर जेड को पैसे पे कर देना भाई। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अगेन इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। हर कोई चीज स्टार्ट होगी विद दिस लाइन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नहीं तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या ही कर रहा है? तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज इन राइटिंग, इट शुड अगेन कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स वी सीक टू फाइंड फ्रेंड्स who teaches many cool dances. It is signed by the maker. Sir maker, सर मेकर, अरे मेकर यानी द वन हु इज द ड्रॉवर। हमारे एग्जांपल में मिस्टर ए, ठीक है। डायरेक्टिंग, हम ऑर्डर दे रहे हैं और सर्टन पर्सन, हमारे एग्जांपल के हिसाब से मिस्टर बी को हम ऑर्डर दे रहे हैं टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू जेड। जेड बोलते हैं मुझे आगे देना है, तो और द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन दैट इज जेड्स ऑर्डर। और मैं चाहता हूं मैं इसको बेरर इंस्ट्रूमेंट बनाऊं। बेरर यानी जिसके हाथ में बिल होगा उसको पैसा मिलेगा, तो टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हमको पता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी मेड पेबल टू बेरर और पे बी पे टू अ ऑर्डर। तो ऑर्डर के केस में ये वर्ड आएंगे ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सर प्रैक्टिकली बताओ, अच्छे से समझेगा। देखिए दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है? राजेश पाटिल जो है ना, ये क्या कर रहा है पता है? ये यहाँ पे बोल रहा है इसको, किसको? राजनाथ गांधी को। राजेश पाटिल आर पी इज टेलिंग राजनाथ गांधी आर जी गिविंग ऑर्डर, इज गिविंग ऑर्डर भाई, पे आफ्टर 60 डेज ₹9,500 टू हुम? वसुंधरा जोशी। क्या इस आप लॉजिकली बताइए, इस पे वसुंधरा जोशी की साइन होनी चाहिए क्या? अरे वसुंधरा जोशी को पैसे मिलने हैं, वो क्यों साइन करेगी? इवन इन प्रॉमिसरी नोट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों साइन करेगा? हु इज गोइंग टू साइन? द मेकर। एंड ऑब्वियसली मैंने तो सलमान खान के नाम से बना दिया, तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो ही हैज टू साइन, ही हैज टू एक्सेप्ट इट, तो उसकी भी साइन होनी चाहिए। तो राजेश पाटिल बना रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ड्रॉवर। राजनाथ गांधी को ऑर्डर दे रहा है पैसे पे कर देना, वो मालिक पैसे पे कर देना, तो इसको हम बोलेंगे पे और एक्सेप्टर। नॉट पे, सॉरी, पेयर और एक्सेप्टर, जो पैसे देने वाला है और एक्सेप्टर। एंड किसको पैसे मिलने वाले हैं सर? वसुंधरा जोशी। तो इसको मैं बोल दूं पे, मैं इसको बोल देता हूं पे। तो देखिए, पे टू वसुंधरा जोशी और हर ऑर्डर द सम ऑफ ₹9,500 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। आपने बोला बेरर बना सकते हैं, या बेरर नहीं लिख रहे। मैं आपको वापस बता देता हूं, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज कभी भी बेरर की हम नहीं बना सकते, हम कभी भी बेरर बना नहीं सकते हैं। देखिए सर, ये जो राजनाथ गांधी है ना, इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। he has to accept, he has to tell कि okay sir I will pay, so what he will do, he will stamp like this and he will say accepted. See, राजनाथ गांधी is accepted। ये बिल बनाया गया था 5 जनवरी को, इसने एक्सेप्ट करा है 10 जनवरी को। सर एक्सेप्ट करना मतलब इसको पैसे मिल रहे हैं वापस। पागल बच्चों, मैं वापस बता रहा हूँ, ये बच्चा, ये आदमी पे करेगा टू राजेश पाटिल, सॉरी टू वसुंधरा जोशी। सी, साइंड बाय द मेकर, accepted by the acceptor, payable to a P वसुंधरा जोशी। आई होप अभी आप सबको क्लियर है सर। अगेन पार्टीज कितने होते हैं सर? ड्रॉवर जो बनाएगा, मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवी कौन है सर? पेयर नहीं बोलेंगे आप इसको, हम ड्रॉवी बोलेंगे, दैट इज हु विल मेक द पेमेंट। सर पेई कौन है? जिसको पैसे मिलेगा। हमारे एग्जांपल के केस में वसुंधरा जोशी, जो बना रहा है राजेश पाटिल, जो पे करने वाला है राजेश गांधी, ठीक है। तो पर्सन हु मेक्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ड्रॉवर। नेक्स्ट, इट इज डायरेक्टेड बाय ड्रॉवर, ही इज डायरेक्टेड, ड्रॉवी को डायरेक्ट किया जाएगा, ऑर्डर दीजिएगा पैसे पे कर देना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके ऊपर फाड़ा जाता है? इट इज ड्रॉन ऑन हिम, इट इज ड्रॉन ऑन द ड्रॉवी। एक्सेप्टेंस, सलमान खान वंस एक्सेप्ट, देन ही इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर। इसकी लायबिलिटी प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। सर व्हाट इज दिस प्राइमरी एंड कंडीशनल? कभी भी कुछ भी दिक्कत हो जाएगी ना जेड को, वसुंधरा जोशी को, शी विल नॉट गो टू दिस मैन, शी विल गो टू दिस राजनाथ गांधी, whomsoever it is, उसके पास जाके उसका गला पकड़ के, ओ भाई पैसे दे। First she will go to him, that is primary,
and unconditional, there cannot be any condition. Next, pay, he should be named in the instrument. ये साइन चाहिए क्या? नहीं भाई, इसकी साइन नहीं चाहिए. Should only be named. Payment is made to Vasundhara Joshi or her order. That's it. Sir, what are the characters again? We seek to blah 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 blah. That is writing express order to pay. इन प्रोमिसरी नोट यहाँ पे भी लिखते थे अंडरटेकिंग, वी यूज्ड टू राइट दिस वर्ड अंडरटेकिंग टू पे, प्रॉमिस टू पे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे. ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनेट एंड कंडीशनल. प्रोमिसरी नोट में लिखा था प्रॉमिस मस्ट बी डेफिनेट एंड कंडीशनल. ड्रॉवर की साइन होनी चाहिए, ड्रॉवर ड्रॉवी पे सारे सर्टन होने चाहिए, जिंदा होने चाहिए, पता होने चाहिए कौन है सर. अब साथ ही साथ नॉट ऑल द थ्री शुड बी डिफरेंट. सर ऑल द थ्री डिफरेंट नहीं होने चाहिए मतलब क्या? अरे जो पे है ना, जिसको पैसे मिलने वाले हैं, द वन हु इज गोइंग टू रिसीव द मनी, एंड द ड्रॉवर जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, ही कैन बी सेम. सर ऐसा कैसे चलेगा? अरे चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? राजेंद्र पाटिल बोल रहा है पे टू मी और माय ऑर्डर ऑन दिस डेट ऑफ दिस माय मनी एंड आई विल राइट, यहाँ पे भी मेरी साइन आ जाएगी एंड यहाँ पे एक्सेप्टर अपनी साइन करेगा, जो अपने केस में राजेंद्र गांधी कोई तो था. तो इट इज अलाउड, इट इज अलाउड. सो पैसे मिलने वाला और बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने वाला कैन बी सेम, बट जो पैसे पे कर रहा है ही कैन नॉट बी द सेम. सर क्यों? अरे मैं खुद को पैसे देने की कैसे बना सकता हूँ? कुछ भी बोलते हो यार. Again, it cannot be bearer, the sum must be certain, it should be to pay the money only and it should be stamped. It should be stamped. सर बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले somebody will draw the bill, बनाएगा, जिसको जो ऑर्डर देना है, he will draw the bill. So he sold goods to Mrs. Rita, she is a Troy, and Mr. Sam will draw bill on exchange on her and give order to Mr. and Mrs. Rita. भाई पैसे भर देना. Now this bill of exchange is delivered to Rita and Rita क्या करेगी पता है? उसको एक्सेप्ट करेगी अनकंडीशनली, कोई कंडीशन इसमें नहीं डालेगी, सिर्फ स्टैम्प कर देगी. फिर जब मैच्योरिटी आएगी ना, ड्यू डेट आएगी, तो क्या होगा पता है? जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा ना, ये प्रेजेंट किया जाएगा, ये दिया जाएगा फॉर पेमेंट. किसको दिया जाएगा सर? ऑब्वियसली रीता को दिया जाएगा. उसकी लायबिलिटी प्राइमरी कंडीशनल है ना सर, उसको तो ऑर्डर दे रहे पे करो, तो इसको दिया जाएगा. एंड ड्रॉवर, जो ड्रॉवर है ना, इसको इसके पैसे मिल जाएंगे एंड द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड. दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. सर फटाफट बताइए प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ से पढ़ लेना, आसान है, बहुत आसान है. प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप क्या कर सकते हो? अंडरटेकिंग देते हो. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक ऑर्डर है सर, यहाँ पे दो पार्टीज, यहाँ पे तीन पार्टीज. तो ये हो जाता है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन. सर ये आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? अरे पूरा पढ़ाया है, यहाँ पे क्रिस्प समरी में दिया गया है भाई. एंड सर द लास्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द चेक. सर के इतने में खत्म हो जाएगा? नहीं सर, हमने तीन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पढ़ने के बाद हमको जाना है टू इट्स अदर पार्ट्स आल्सो, कैरेक्टर, इसके जो प्रेजेंटमेंट वगैरह के रूल्स होते हैं, डिलीटी के रूल्स होते हैं, वी आर गोइंग टू गो इनटू ऑल दैट आल्सो. बट सर सबसे इंपॉर्टेंट यही तीन पार्ट है, मैं बता रहा हूँ. 100% क्वेश्चन यही से आने वाला है सर. डिफरेंशिएट बिटवीन आ जाएगा या फिर किसी एक के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे सर. तो सर एक चेक क्या होता है? देखिए ऐसा कुछ चेक होता है सर. ये चेक क्या होता है? जनरली क्या होता है ना, कोई बैंक होती है ना, बैंक, ये बैंक आपको चेक बुक देती है. सर ये चेक से हम क्या करते हैं? मान लीजिए ये एरिक जो है ना, एरिक ये बंदा होता है, इसका ये बैंक अकाउंट है, ये जो बैंक अकाउंट है ना, इसका बैंक अकाउंट है. ये क्या बोलता है? पे टू डैनियल ट्रेडर्स, मतलब डैनियल ट्रेडर्स नाम के बंदे को पैसे पे कीजिए. और बेरर, सर बेरर देखेंगे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मतलब जिसके हाथ में चेक है. पे टू डैनियल ट्रेडर्स कितना सर? $1000 ओनली. और यहाँ पे खुद की साइन कर देगा. तो ये डैनियल ट्रेडर्स क्या करेंगे पता है? जिस दिन उनको पैसे मिलने होंगे ना, ये क्या करेंगे? उनकी बैंक में जाएंगे. सर इसकी बैंक, ये बैंक में जाएंगे? नहीं सर, ये उनकी बैंक में जाएंगे. मान लो उनकी बैंक का नाम है XYZ लिमिटेड, तो XYZ लिमिटेड में जाके ये चेक देगा. XYZ लिमिटेड क्या करता है? प्रोसेस ध्यान से सुनेंगे, पहले ये देख लेते हैं. XYZ लिमिटेड क्या करेगा? उसके पास ये चेक आ गया है ऑफ, इसको हम ना ऐसा पकड़ते हैं, RDB बैंक. ओके, RDB बैंक का चेक आ गया XYZ बैंक के पास. अब क्या होगा? XYZ क्या करेगा? RBI को इस चेक का फोटो भेजेगा. सर फोटो भेज जाते हैं? हाँ भाई हाँ, बैंक सेक्टर में फोटो भेजे जाते हैं, मोबाइल में नहीं. उनका रहता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, उसके थ्रू फोटोज भेजे जाते हैं, जिसको बोला जाता है ट्रंकेटेड चेक. क्या बोला जाता है सर? ट्रंकेटेड चेक. आरबीआई चेक करेगा. आरबीआई के पास आरडीबी बैंक का भी खाता होता है और XYZ लिमिटेड बैंक का भी बैंक अकाउंट होता है. तो XYZ क्या बोल रहा है? XYZ क्या बोल रहा है सर? आरडीबी में, आरडीबी का जो बैंक खाता है ना, उसमें से पैसे निकालो, क्योंकि ये आरडीबी बैंक खाते में से पैसे निकालने को बोल रहा है. और XYZ में डैनियल ट्रेडर्स की इसमें पैसे डाल दो. तो आरबीआई क्या करेगा? अपनी एक एंटिटी रखेगा, एक एंटिटी बनाएगा, और उसके थ्रू ये इसके पैसे माइनस करेगा, इसमें पैसे ऐड करेगा. इस एंटिटी को बोला जाता है क्लियरिंग हाउस. क्या बोला जाता है सर? क्लियरिंग हाउस. आरबीआई ये क्लियरिंग हाउसेस बनाता है. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप चेक देख सकते हो ना, चेक के कुछ टाइप्स होते हैं, चेक के कुछ टाइप्स होते हैं. चेक आपको समझा होगा. मैं क्या कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं पे कीजिए इस बंदे को. तो चेक के सबसे पहला टाइप मैं आपको बता देता हूं. चेक में क्या होता है ना, कि या तो मैं लिखूंगा और बेरर, या तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बताएं? आई विल राइट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, कहाँ पे गया भाई? हाँ, तो यहाँ पे आई विल राइट दैट, काफी फेंट हो गया, लेट्स गो हियर.
Okay, so what I will basically do is there are types of checks. So first type of check is मैं लिखूंगा पे टू डैनियल ट्रेडर्स और बेरर। सर ये बेरर इसका मतलब है जिसके भी हाथ में ये चेक होगा ना, डैनियल ट्रेडर्स के हाथ में हो या किसी एक्स वाई जेड पर्सन के हाथ में हो, जिसके भी हाथ में पैसे ये चेक होगा ना, वो जब जब उस बैंक में जाएगा, एबीसी कर देता हूँ यहाँ पे, वो जब उस बैंक में जाएगा ना पैसे निकालने के लिए, उसको कैश दी जाएगी इस चेक को लेके। सर क्यों? अरे यही तो खासियत है बेरर की, ओनली डिलीवरी चाहिए, ओनली डिलीवरी, वंस यू डिलीवर इट वो पैसा पेबल हो जाएगा उसको। तो इसको कहा जाता है बेरर चेक। क्या कहा जाता है सर? बेरर चेक। दूसरा टाइप का चेक होता है जिसपे मैं लिखता हूं पे टू डैनियल ट्रेडर्स और हिज ऑर्डर, ऐसा लिखता हूं, और यहाँ पे ना मैं ना दो लाइन मार देता हूं ऐसी। इसको हम बोलते हैं सर क्रॉस चेक। सर क्रॉस चेक का क्या मतलब होता है? यानी कि डैनियल ट्रेडर्स अगर इस चेक के पीछे, डैनियल ट्रेडर्स इस चेक के पीछे लिख देंगे कि पे टू मिस्टर एम, तो बैंक मिस्टर एम को पैसा देगी। ये पैसा कैश में नहीं मिलता, ये उसके इसके खाते में जमा होगा। यहाँ पे भी खाते में जमा होगा। यहाँ पे बेरर चेक जो होता है ना, यहाँ पे आपको कैश दी जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मैंने लिखा होगा, दो लाइंस अगर मैंने मारी रहेगी ना ऊपर चेक के ऊपर, अगर तो मैं इसको बोलता हूँ क्रॉस चेक एंड इट इज पेबल टू डैनियल ट्रेडर्स, या फिर डैनियल ट्रेडर्स पीछे लिखेगा पे टू मिस्टर एम, तो मिस्टर एम को पैसा मिलेगा। इसको कहा जाता है सर क्रॉस चेक। दोनों ही इनसिक्योर है सर, दोनों ही इनसिक्योर है, अपने को नहीं पता किसको पैसा जाने वाला है। लेकिन तीसरे टाइप का चेक इंट्रोड्यूस हो जाता है मार्केट में, जहां पे आप लिखोगे पे टू डैनियल ट्रेडर्स और ऑर्डर, और यहाँ पे दो लाइन मार के इसके अंदर लिख देते हो अकाउंट पे। ये अकाउंट पे चेक का मतलब होता है सिर्फ डैनियल ट्रेडर्स को पैसा मिलेगा, उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा होगा, और किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा, किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ना ये फोटो, तो यहाँ पे लिखे गए हैं चार टाइप्स ऑफ चेक, जबकि इसमें से सिर्फ तीन ही मार्केट में चलते हैं। देयर इज नथिंग लाइक ऑर्डर चेक, देयर इज नथिंग लाइक ऑर्डर चेक। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप देख सकते हो बेरर चेक, यानी यहाँ पे लिखा गया और बेरर, तो जिसके भी हाथ में ये होगा ना, द वन हु होल्ड्स इट विल गेट द मनी इन कैश। यहाँ पे देखिए दो लाइन मारी गई, इसको क्रॉस चेक बोलते हैं। मतलब क्या, डैनियल ट्रेडर्स को पे कीजिए, अगर इसके पीछे लिखा डैनियल ट्रेडर्स ने पे टू मिस्टर एम, तो उसको मिस्टर एम को पैसा पे कीजिए। तीसरा हो जाता है अकाउंट पे, यानी देखिए यहाँ पे कैसा लिखा है, अकाउंट पे लिखा, तो पे ओनली टू डैनियल ट्रेडर्स, और उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। सर ये बैंक अकाउंट ये सब किसके डिटेल्स है? भाई ये इसके हैं, जो बना रहा है चेक उसके डिटेल्स होते हैं, बाकी किसी के नहीं होते। तो सर व्हाट इज अ चेक? तो सबसे पहले अगेन ये क्या कर रहा है, जो साइन कर रहा है ना, एरिक भैया साइन कर रहा है। एरिक भैया किसको ऑर्डर दे रहा है क्या पैसे पे करने को? जी हाँ, किसको? बैंक को ऑर्डर दे रहा है सर। उसकी जो बैंक है ना आरडीबी, इसको ऑर्डर दे रहा है, बैंक भाई मेरा खाता जो है ना तेरे तेरे बैंक अकाउंट में, उसमें से पैसा निकाल के ये डैनियल ट्रेडर्स को दे देना। तो इट इज अगेन चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली, बिकॉज सेम ऑर्डर हो जाता है। ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। सर बैंकर आरडीबी, जिस बैंक का आपने चेक बनाया ना उसको बोलते हैं बैंकर, क्योंकि ये पैसा पे करेगा सर, आरडीबी की जेब से नहीं करेगा, आपके बैंक अकाउंट से करेगा, लेकिन ये पेएबल है। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड मतलब क्या? अगर ये चेक बनाया है और ये कभी बैंक के पास गया ही नहीं, ये जो बंदा है ना डैनियल ट्रेडर्स या जिसके हाथ में चेक है, कभी ये बैंक के पास गया ही नहीं, तो इसको पे मत करना कभी भी। मतलब नहीं समझा सर? अरे आपको चेक फिजिकली लेके बैंक के पास जाना जाना पड़ेगा सर, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। दैट इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, यू हैव टू डिमांड द मनी, तभी पैसा दिया जाएगा। सर इसको इतना इतना आड़म तड़म लिखना नहीं, सिर्फ लिख देना है कि इट इज पेएबल ओनली ऑन डिमांड। इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक। अभी आप, मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होगा सर व्हाट इज अ ट्रंकेटेड चेक। जो मैंने बोला बैंक भेजती है टू द क्लियरिंग हाउस एंड अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सेम वही है ट्रंकेटेड चेक का ही दिया है। तो देखिए चेक जो होता है ना, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर जैसे कि आरडीबी एंड इट इज पेएबल ऑन डिमांड ओनली। सब इतना लिख दोगे तो भी बात बन जाएगी। सर बैंकर कौन होता है? पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जिसके ऊपर चेक हम बनाते हैं, जो पैसे पे करेगा हमारे बैंक अकाउंट से निकाल के। पेबल ऑन डिमांड मतलब यार ये बैंकर को ना लेके जाना चाहिए, शुड प्रेजेंट इट टू द ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन होता है सर इस केस में? बैंकर। सर ये क्या ड्रॉवी? वही बताता हूँ, रुक जाइए, काई मत करना। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वापस मैंने बताया, चेक ड्रॉन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूजिंग कंप्यूटर एंड साइन विद डीएसी। सर ये डीएसी क्या होता है? जब भी हम कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं इसके ऊपर हम फिजिकली साइन नहीं कर सकते, तो एक पेनड्राइव मिलता है मार्केट में जिसको कहा जाता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आप इसको अब लगा देते हो ना और बोलते हो साइन, तो डीएसी से यहाँ पे साइन आ जाती है, इट इज कॉल्ड एज डीएसी। आपके लिए रेलेवेंट कुछ भी नहीं है। सर ट्रंकेटेड चेक ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द क्लियरिंग साइकिल, जो पैसा चेक आया बड़े आरबीआई को दिया, आरबीआई ने वो चेक क्लियर करवाया, दैट इज कॉल्ड एज क्लियरिंग साइकिल। क्लियरिंग हाउस या फिर बैंक सब्स्टिट्यूटिंग फर्दर फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक इन राइटिंग। तो ट्रंकेटेड चेक मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मोड में चेक होता है। और सर क्लियरिंग हाउस मतलब कौन सा हाउस? जो आरबीआई ने किया है फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग द चेक। तो सर प्लीज बताइए। तो देखिए भाइयों और मेरे बहनों और मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जो बंदा ये चेक बना रहा है ना, ये एरिक या फिर इस केस में क्रिस्टल, इसको कहा जाता है ड्रॉवर।
ठीक है। ये ऑर्डर किसको दे रहा है सर, इस एबीसी बैंक को दे रहा है, ये भाई पैसा भर दे, किसके बैंक अकाउंट से, ये बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट। तो इसके ऊपर चेक ड्रॉ किया जाता है, तो इसको कहते हैं ड्रॉवी। और जिसको पैसा मिलना है ना डैनियल ट्रेडर्स, इसको कहा जाता है सर पे। एवरीबडी क्लियर? तो देखिए सर, देख सकते हैं यहाँ पे आप, पार्टीज कौन से होते हैं सर, ड्रॉवर जो चेक बनाएगा, सर ड्रॉवी बैंक ऑन हुम द चेक इज ड्रॉन अगेन, सर ड्रॉ इन केस ऑफ नीड। ये क्या है, अगर ड्रॉवी से हम बात नहीं, अगर हम ड्रॉवर को फोन नहीं कर पा रहे किसी इशू की वजह से, तो उस केस में किसकी हेल्प ले, किसको फोन करें, तो उसके लिए हम ड्रॉइंग केस ऑफ हेल्प का नाम लिख देते हैं सर। पे, जिस पे मतलब जिसको पैसा मिलना है, इन उस फेवर द चेक इज ड्रॉन एंड डैनियल ट्रेडर्स। तो ड्रॉवर को डेटर भी कहा जाता है। अगेन क्वेश्चन आ जाएगा सर, ड्रॉवर को क्यों डेटर कहा जाता है, क्योंकि ड्रॉवर तो पैसे भरने वाला है। अरे भाई मेरे, जो ड्रॉवर होता है ना, उसके बुक्स में सामने वाली पार्टी क्रेडिटर है, उसको पैसे पे करने हैं, और जो पेई है जिसको पैसे पे करने हैं, उसके केस में ये ड्रॉवर कौन है पता है, ये ड्रॉवर उसका डेटर है, इसलिए ड्रॉवर को डेटर कहा जाता है और पेई को क्रेडिटर कहा जाता है। तो फिर ड्रॉई को क्या कहा जाता है, ड्रॉई को क्यों क्यों कुछ कहना, ड्रॉई को, ड्रॉई का क्या लेना देना। यहाँ पे इस ड्रॉवर की लायबिलिटी प्राइमरी एंड कंडीशनल है, जो चेक बनाता है, जो साइन करता है, एरिक क्रिस्टल जो हमारे केस में थे, तो इनकी लायबिलिटी प्राइमरी कंडीशनल है। साथ ही साथ ड्रॉई मतलब वो बैंक है जो पेमेंट करेगी, ये पैसे कम करेगी फ्रॉम द डेटर और ड्रॉइज बैंक अकाउंट एंड फॉर चेक, यहाँ पे ड्रॉवर है। एंड चेक के लिए ड्रॉ भी ऑलवेज बैंक ही होती है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में तो ड्रॉई कौन था, कोई और पर्सन भी हो सकता था। सर अगर किसी एडिशनल पर्सन का नेम लिख दिया, क्यों लिख दोगे सर, किसी हेल्प के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ विद ड्रॉवर, तो उस केस में इससे बात कर सकते हैं, इसको कहते हैं ड्रॉइंग केस ऑफ नीड। सर पे कौन होता है, जिसको पैसे मिलने वाले हैं, इसका नाम लिखा रहता है इंस्ट्रूमेंट में। ये ड्रॉवर खुद के नाम से भी कर सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है। मतलब क्या सर, मैं पैसे निकालना चाहता हूँ, मेरे पास एटीएम नहीं है अभी, या फिर एटीएम को लिमिट है, दिन में 50,000 निकाल सकते हो, तो मैं एक चेक बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ पे टू सेल्फ। सेल्फ यानी कौन, यहाँ पे साइन करने वाला भी एबीसी है और जो पैसे निकालने वाला है वो भी एबीसी है, तो इसको हम कहते हैं ड्रॉवर हिमसेल्फ पे हो सकता है या थर्ड पार्टी भी हो सकता है जिसको पैसे पेएबल है। सर कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन वी सीक फ्रेंड्स वाला लिख देना है सर, राइटिंग एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, द ऑर्डर मस्ट बी डेफिनेट एंड इट शुड बी अनकंडीशनल, द ड्रॉवर मस्ट साइन, ड्रॉई की साइन की कुछ जरूरत नहीं होती है। अगेन द ड्रॉवर ड्रॉई पे ऑल मस्ट बी सर्टेन, द सम मस्ट बी सर्टेन, इट शुड बी टू पे द मनी ओनली, इट शुड बी स्टैम्प्ड एंड ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ये न्यू वन है, ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर होता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको नहीं पता होता है ड्रॉ भी कौन है, कोई भी हो सकता है। एंड देन इट इज पेबल ऑन डिमांड, यहाँ पे बेरर अलाउड है सर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो था, प्रोमिसरी नोट था, वो बेरर अलाउड नहीं था, लेकिन चेक बेरर अलाउड है सर। रोज करते हैं, मैं रोज करता हूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता।